रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर। तो रिस्क को कैसे असेस करना है, उसका कोई स्टेपिंग या कोई तरीका है? देखो एग्जैक्टली वैसा कोई तरीका है नहीं। क्यों? क्योंकि सर हर बिजनेस में हर टाइम नया नया रिस्क हो सकता है, लेकिन कुछ एक प्रोसीड्यूर बताया गया है जिनको तुम मोटा मोटी यूज कर पाओ। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर का पहले मतलब क्या है? सर वो ऑडिट प्रोसीड्यूर जिसको परफॉर्म करके हम लोग ये अंडरस्टैंड करते हैं कि एंटिटी का एनवायरनमेंट कैसा है, इंटरनल कंट्रोल कैसा है, एंड आइडेंटिटी एंड एक्सेस ऑफ द रिस्क, कैसा रिस्क है और कितना है, ये फ्रॉड एंड एरर के कारण। तो यही है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का मीनिंग। रिस्क टू बी असेस्ड इंक्लूड बोथ दोज ड्यू टू एरर एंड दोज ड्यू टू फ्रॉड। तुम दोनों ही रिस्क को असेस करते हो कि एरर के कारण कितना रिस्क हो सकता है, फ्रॉड के कारण कितना। तो व्हाट इज इंक्लूडेड इन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से इंक्लूड द फॉलोइंग। सबसे पहले तुम क्या करोगे? इंक्वायरी। किसका इंक्वायरी? मैनेजमेंट एंड द अदर्स विद इन द एंटिटी। मैनेजमेंट का भी और जो लोग इन्वॉल्व है बिजनेस में, जो ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से ऐसा कोई इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो तुमको रिस्क को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे। ठीक है, इंक्वायरी करना पहला स्टेप है। सर इंक्वायरी के अलावा और कोई तरीका? हाँ, एनालिटिकल, मतलब डेटा को एनालाइज करना। पिछले साल इतना था, इस साल इतना चेंज हो गया। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, एडवर्टीजमेंट का खर्चा पिछले साल 5 लाख था, इस साल 8 लाख हो गया। ठीक है, एडवर्टीजमेंट खर्चा बढ़ ही सकता है, लेकिन ये कितना परसेंट बढ़ा है? लगभग 3/5 यानी 60%। 60% लगभग एडवर्टीजमेंट का खर्चा बढ़ा है, लेकिन सेल उधर में तुम्हारा 10% ही बढ़ा है। मान लो पिछले साल तक तुम्हारा 40 लाख का सेल होता था, इस साल तुम्हारा 44 लाख का सेल हुआ है। जी सर। तो सर आपका यहाँ पर आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। हाँ। तो आपको यहाँ पे एनालाइज कर रहे हो आप ये चीज, तो आप इसको डिटेल में चेक करने जाओगे। जी सर। चीजों को ऑब्जर्व करोगे, मतलब जो डे टू डे मैनेजमेंट काम करता है सुबह से शाम तक, उसको देखोगे वो लोग करता कैसे है, ऑब्जर्व करोगे, चीजों का इंस्पेक्शन करोगे, मतलब डॉक्यूमेंटेशन को चेक करोगे। तो ये 3 मेजर रिस्क असेसमेंट का प्रोसीड्यूर है: इंक्वायरी, एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। सबसे पहले बात क्या? इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर विद इन द एंटिटी। मच ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन बाय द ऑडिटर इंक्वायरीज इज ऑब्टेन फ्रॉम मैनेजमेंट। ज्यादातर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से बात करने पे मिलता है, क्योंकि वही लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन्हीं लोगों की। ठीक है ना? जी सर। तो तुम उनसे अलग अलग पर्सपेक्टिव पे क्वेश्चन पूछते हो और ट्राई करते हो कि कहाँ कहाँ गड़बड़ होने का स्कोप हो सकता है। लेकिन उनके अलावा तुम कंपनी के अदर एंटिटीज जो बिजनेस में इन्वॉल्व है, जैसे कंपनी का अकाउंटेंट, कंपनी का कोई मान लो इंटरनल मैनेजमेंट वाला आदमी लोग, कंपनी का क्लर्क, कोई भी हो सकता है वो, जो तुमको लगता है कि इससे भी बात करने से कुछ ना कुछ पता चलेगा। इंक्वायरीज डायरेक्टेड टुवर्ड इंटरनल ऑडिट पर्सोनल में प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। देखो बोला ना, जो लोग कंपनी में इंटरनल ऑडिट में इन्वॉल्व है वो लोग, ये अदर कौन है? अभी अदर में कौन कौन आते हैं? नंबर 1 जो लोग इंटरनल ऑडिट में इन्वॉल्व है, उनसे बात करने से बहुत कुछ पता चलता है। उन लोगों का टीम होता है ना? हाँ, इंटरनल कंट्रोल का, इंटरनल ऑडिट का टीम होता है ना एक। कई बार इंटरनल ऑडिट कंपनी के खुद एम्प्लॉय करते हैं, कई बार इंटरनल ऑडिट के लिए भी लोग बाहर से चार्टर्ड बुलाए, वो भी पॉसिबल है। हाँ। जो भी है, जो भी इंटरनल ऑडिट कर रहा है तुम उससे बातचीत करते हो। कंपनी का जो एम्प्लॉइज है, जो कोई भी प्रोसेस को इनिशिएट करने में, प्रोसेस करने में, रिकॉर्ड करने में इन्वॉल्व है, उनसे बातचीत करते हो, उनको इवेलुएट करते हो। इन हाउस जो लीगल काउंसिल है, मतलब कंपनी का जो लीगल एडवाइजरी का टीम है, उनसे बातचीत करते हो। कंपनी का सेल्स पर्सनल जो है उनसे बातचीत करते हो।
कोई भी अगर ऑपरेशनल या रेगुलेटरी काम में इन्वॉल्व है कंपनी के, उनसे बातचीत करते हो, डे टू डे ऑपरेशन में जो लोग इन्वॉल्व है। इंक्वायरी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल, कोई भी पर्सोनल जो कंपनी का सिस्टम को चेंज करने में इन्वॉल्व है, जो लोग आईटी वगैरह को चेंजेस वगैरह करता है, वो लोग से बात करती है। तो इन ये हो गए अदर लोग जिनसे तुम बातचीत करोगे, इंक्वायरी करोगे, उनसे क्वेश्चन आंसर पूछोगे, इंफॉर्मेशन लोगे। एनालिटिकल प्रोसीड्योर क्या है? आइडेंटिफाइंग द एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी ऑफ द ऑडिटर वाज अनअवेयर एंड मे असिस्ट इन असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जिन चीजों के बारे में तुम अनअवेयर हो, तुमको उतना उनके बारे में जानकारी नहीं है, ये वो रिस्क असेसमेंट जैसा है कुछ। बाबू सभी रिस्क असेसमेंट है, क्या बात कर रहे हैं? सुन सुन हाँ, सुन मतलब सुन मेरा बात सुन, ये सभी तो रिस्क असेसमेंट है। और क्या पढ़ रहे हो इस चैप्टर में? शांति से सुन। तुम डेटा को एनालाइज करते हो, वो डेटा जिनके बारे में तुमको उतना जानकारी नहीं है पहले से। जी सर। जैसे हम तुमको बोला था ना कि अब एक हम ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने गए जहाँ बहुत सारी गाड़ियां भाड़े पे लेते थे, क्योंकि उनका काम था उनके एम्प्लॉइज को घूम घूम के काम करना पड़ता था। तो वो कार जो भाड़े पे ले रहे हो, तो हमको तो उस प्रोसेस को एनालाइज करना पड़ेगा ना कि यहाँ से यहाँ तक गाड़ी गया कितना किलोमीटर होना चाहिए, क्योंकि बिल में तो दिखा रहा है इतना किलोमीटर गाड़ी चला। मान लो 100 किलोमीटर गाड़ी चला, पर किलोमीटर 8 रुपया रेट है, 800 रुपये का बिल बना दिया जी। बट क्या ये एरिया में जहां से जहां तक गाड़ी चला उसका लॉगबुक मंगवाएगा? वो लॉगबुक को देख के हम समझेगा क्या? लॉगबुक क्या होता है? एक लॉगबुक, एक एक्सेल बुक बनता है लॉगबुक, जिसमें गाड़ी जब चलता है ना, तो जो एम्प्लॉय गाड़ी में बैठ के गया है वो जहां से चालू किया और जहां उतरा उस डिटेल को भर देता है और मीटर में देख लेता है गाड़ी का कि गाड़ी जब चालू हुआ तब गाड़ी में कितना किलोमीटर गाड़ी चल चुका था और जब रुका तब कितना किलोमीटर हो गया। मान लो जब गाड़ी स्टार्ट किया था तब 1200 किलोमीटर दिखा रहा था ऑलरेडी, अब गाड़ी यहाँ रुका है वो 1225 दिखा रहा है, मतलब गाड़ी 25 किलोमीटर चला है अभी, तो वो वहां पे लिख के साइन मार देता है। तो ये लॉगबुक होता है। तो ये डिटेल हम मंगवाएगा और ये डिटेल से एनालाइज करेगा कि जिस रूट में गाड़ी चला क्या वो रूट उतना ही किलोमीटर का होता क्या। ये सब के बारे में तो हम अवेयर नहीं हो सकता ना। अब हावड़ा से सॉल्ट लेक कितना किलोमीटर है, तुम ऐसे हमसे मुंह से पूछेगा, हमको नहीं पता, तो हम उसको एनालाइज करेगा बैठ के वहां पे कि क्या जितना ही किलोमीटर दिखा रहे उतना होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट में जो बात लिखा गया है क्या वो चीज होना चाहिए कि नहीं, हम वो चीज चेक करें। क्योंकि ये सब चीज में बदमाशी क्या होता है, 25 किलोमीटर चला गाड़ी, ड्राइवर बोला सर 35 किलोमीटर लिख के साइन कर दीजिए ना, तो उसको 10 किलोमीटर का 8 रुपया करके 80 रुपया का फोकट का फायदा हो गया हर रोज। तो वो एम्प्लॉय को लग रहा है ठीक है मेरे क्या जाता है, भैया वो देखा ही नहीं कि ड्राइवर कितना किलोमीटर लिखा होगा, साइन मार दिया चला गया घर अपने। ऐसा बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है ना जहाँ पे सुबह शाम गाड़ी चल रहा है, जैसे स्कूल बस जा रहे हैं आ रहे हैं। जी सर। अब कितना किलोमीटर कौन सा बस चला, क्योंकि बहुत सारा कंपनियों में पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटी होता है, तो वो पिकअप एंड ड्रॉप के लिए गाड़ी रोज आ रहा जा रहा है, तो एम्प्लॉय जब चढ़ता है तब साइन कर देता है, उतरता है तब साइन कर देते हैं। जो पहला नहीं तुम लोगों में, अरे स्कूल बस में स्कूल का ही स्टाफ है, कौन साइन करेगा? ठीक है, वो अलग बात हो गया, हमारे स्कूल में होता नहीं था, बट अगर कभी मैनेजमेंट को लगा कि यहाँ गड़बड़ है तो लोग वो सिस्टम ला सकते हैं। तो तुम एज ऑडिटर इन डेटा के बारे में तो अनअवेयर है ना, तो तुमको उनको एनालाइज करना पड़ेगा। तुम फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दोनों को एनालाइज करते हो, ठीक है। जैसे देखो सेल्स एंड स्क्वायर फुटेज एंड सेलिंग स्पेस ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ गुड्स सोल्ड, हमको ध्यान रखना पड़ेगा ना कि किस चीज में कितना स्क्वायर फीट लगता है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन में कोई चीज स्क्वायर फीट में बिक रहा है तो हमको तो समझना पड़ेगा कि इसके अंदर कितना स्क्वायर फीट होता है, ताकि हम कोई अनयूजुअल ट्रांजेक्शन को पकड़ सके। हम रेश कैसे करेंगे सर ये एनालिसिस?
सर आप रेशियोज को निकाल के कैलकुलेट करके देखते हो, आप ट्रेंड को देखते हो कि यहीं पहले जब गाड़ी चल रहा था तो कितना किलोमीटर आ रहा था। मान लो हर रोज हावड़ा से सॉल्ट लेक जो गाड़ी जा रहे हैं उसमें 25 किलोमीटर से 30 किलोमीटर दिखा रहे हैं, लेकिन अचानक तुम कोई एक मंथ का लॉग बुक में देख रहे हो किलोमीटर दिखा रहे 70, तो ये तो हो नहीं सकता ना, मतलब कोई फ्रॉड खेला है। तो ये तुम एनालाइज करोगे ना डेटा को देख के, तो तुम ट्रेंड को चेक करते हो कि पहले क्या हो रहा था। हाँ ठीक है सर 25 हो रहा था 27 हो सकता है सर, कोई दिन जाम था गाड़ी को घुमा के ले जाना पड़ा, ये पॉसिबल है सर। गली वली से निकाल के ले जाना पड़ा क्योंकि रास्ता पूरा ब्लॉक था, लेकिन 25 से 40 तो नहीं हो जाएगा ना। तो सर ये सब चीजें एनालाइज करते हैं, इसीलिए इसका एनालिटिकल प्रोसीड्यूर बोला। हम अनएक्सपेक्टेड या अनयूजुअल रिलेशनशिप को ढूंढेगा और फिर कंपनी को रिपोर्ट करेगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मटेरियल गड़बड़ हो रहा है। ये फ्रॉड भी हो सकता है, एरर भी हो सकता है। अब आप देखिए आपका मैनेजमेंट क्या देखते हैं। हम लोग ये नहीं बोलेंगे फ्रॉडी है, हम ये नहीं बोलेंगे आपका ड्राइवर चोर है, फ्रॉड ही तो होगा, ऐसा कोई ना देखो कभी कभी होता है ना लिखने में एरर हो रही है, जितना भी हो जो भी है हम कभी भी फ्रॉड एज ऑडिटर, मेरा पहला काम कभी भी नहीं है फ्रॉड बोलना। हम वॉचडॉग है, काटने वाला कुत्ता नहीं है। मतलब सर आप कुत्ता तो है, ठीक है कुत्ता है कौन सा कुत्ता है वो तुम लोग समझ लो ठीक है। तो सर ये सब आपको एनालाइज करना पड़ता है। तो कई बार आपको सामने सामने डेटा नहीं मिलेगा, आपको एनालिटिकल वे में जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अभी हम बोला मेरा हर साल लगभग 4 से 5 लाख एडवर्टीजमेंट खर्चा आ रहा था, ठीक है। 4-5 लाख का ट्रेंड, महंगाई बढ़ता है सर, तो दुनिया में महंगाई मान लो 8% करके बढ़ा, 10% करके बढ़ा, उससे ज्यादा तो नहीं बढ़ा। तो 5 लाख का 5,50,000 भी ला सकता है, बट अचानक देख रहे इस बार एडवर्टीजमेंट खर्चा 12 लाख दिखाई दे रहे, तो हम तो मैनेजमेंट से पूछेंगे ना, ठीक है वो जस्टिफिकेशन दे दे कि इस बार एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, उसका एडवर्टीजमेंट कैंपेन में ज्यादा खर्चा करना पड़ा था, हो ही सकता है। तब सही है, रीजन है तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है वो अलग बात हो गया, बट हम तो रिस्क को एनालाइज करेंगे ना कि यहाँ रिस्क हो सकता है मिसस्टेटमेंट का। अब वो फ्रॉड या एरर वो मैनेजमेंट समझेगा। तीसरा तरीका होता है ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। हम पहले ही बोला, हम जैसे सुबह आके तेरी ऑफिस में बैठ गया, हम अपना काम तो कर ही रहे हैं, साथ साथ ये भी नजर रख रहा है कि तेरा एम्प्लॉइज का काम करने का प्रोसेस क्या है। बिल आता है, बिल को कोई एक जन चेक करता है, उसके बाद बिल का एंट्री होता है, एंट्री के बाद एक बार अकाउंट मैच होता है, फिर पेमेंट होता है, तो ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं एक ही आदमी है जो बिल ले रहा है, वही एंट्री मार दे रहा है, वही पेमेंट कर दे रहा है। सर ये गलत बात हो रहा है आपके यहाँ पे, तुम रिपोर्ट करोगे इसको। या बिल देख ही नहीं रहा है कोई, तुम देख रहे हो कोई बिल को ठीक से एनालाइज ही नहीं कर रहा है, बिल आया पेमेंट कर दिया, तो ये भी गड़बड़ है आपके यहाँ। तो तुम चीजों को ऑब्जर्व करते हो कि उस कंपनी में, उस एंटिटी में काम हो कैसे रहे, ठीक है ना। तो ये हमको सपोर्ट करेगा, ये हमको चीजों को एनालाइज करने में हेल्प करेगा कि इंटरनल कंट्रोल अच्छा है कि बुरा है, ठीक। तो देखो हम क्या क्या चीज को ऑब्जर्व करेगा सर, एंटिटी के ऑपरेशंस को भी। तो हम बोला सुबह से शाम तक तुम्हारा काम को देखेंगे, तुम कैसे डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हो, तुम्हारे यहाँ चीजें क्या इंटरनली चेक होती है कि बिना चेक हुए पास हो जाती है। तुम देख रहे हो तुम फैक्ट्री का स्टॉक ऑडिट करने गए हो, तुम देख रहे हो गाड़ी घुस रहा है, गाड़ी निकल रहा है, ठीक है। ड्राइवर खुद ही साइन करके निकल जा रहा है, हम इतना पीस लेके जा रहे हैं, कोई चेक ही नहीं कर रहा है कि ड्राइवर कितना पीस लेकर गया। तो सर हम यानी आपके यहाँ पे चोरी होने का बहुत बड़ा स्कोप है, ठीक है सर। तो आप रिपोर्ट करो। तो सर आप डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, इंटरनल कंट्रोल को ऑब्जर्व करते हो। सर आप जो भी मैनेजमेंट जो भी रिपोर्ट प्रिपेयर करता है उसको इंस्पेक्शन करोगे, ठीक है, उसको इंस्पेक्शन करोगे। एंटिटी का प्लांट, फैसिलिटीज, इनको जाके एक बार चेक करके आओगे। अब देखो तुमको हम बोला बुक्स में एंट्री है कि 25 मशीन खरीद के लाए गए, ठीक है सर। हम हर बार जा जाके मशीनें चेक नहीं कर सकते, एक सैंपल बेसिस पे देख सकते हो तो 25 मशीन है कि नहीं वहां पे। जी सर। जैसे हमने वो होटल वाला एग्जांपल दिया था, चेयर्स वाला,
तो ये एक दो फ्लोर को अगर हम देख लें तो बाकी फ्लोर का हम अंदाजा लगा लेंगे। जी सर। अब मान लीजिए हर फ्लोर में तो मोटा मोटी रूम तो सेम होते हैं ना होटल में, तो हाँ तो फिर अगर दो, जितना तुम्हारे यहाँ दो फ्लोर के हिसाब से इतना टेबल चेयर होना चाहिए, अगर उतना ही है मतलब बाकी फ्लोर में भी ठीक है ओवरऑल। तो जो भी है हम डिटेल में भी जा सकते हैं, सैंपल बेसिस भी देख सकते हैं, वो यहाँ पे बात नहीं हो रहा है। यहाँ बात हो रहा है सर आपको जाके इंस्पेक्शन फिजिकली भी करके आना चाहिए। सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट में देख लिया 25 टेबल है, उसका बिल भी प्रॉपर है, मैनेजमेंट का साइन भी प्रॉपर है, सब कुछ सही यहाँ ठीक होगा। अरे ये होगा कोई जरूरी है? सब मिल के फ्रॉड कर रहे हैं तो ठीक सर। फालतू का खर्चा दिखाने के लिए। ये मैनेजमेंट का प्लान था तो कि जानबूझ के ज्यादा एक्सपेंसेस दिखाओ ताकि प्रॉफिट कम रहे तो टैक्स कम देना पड़े। तो तुमको तो बिल में तो सब ठीक ही लगेगा, मैनेजमेंट का साइन भी ठीक ही लगेगा, लेकिन फिजिकली वैसा कुछ हो ही नहीं रहे। प्रॉब्लम हो जाएगा। हम तुमको बोला था ना बिहार ऑडिट पे गया था, सुन मजा आ जाएगा सुन के। हम लोगों को जब है ना बोला गया कि जाके चेक करके आना कि जितना टॉयलेट बनने का पैसा सेंक्शन हुआ उतना टॉयलेट बना कि नहीं। वर्ल्ड बैंक तो पैसा दे दिया, 2 करोड़ रुपया दे दिया। अब 2 करोड़ रुपया मिल गया, बनाओ टॉयलेट। अब जो मैनेज दो डिपार्टमेंट है जो ये मैनेज कर रहा है बिहार में, वो डिपार्टमेंट निकाला पैसा कि 20 टॉयलेट बनाने का पैसा। हम बोला हमको जाके दिखाइए, हमको पता है खाली जमीन पे लेके गया, पूरा घास उगा हुआ जमीन, मतलब एकदम सॉलिड वाला घास उगा हुआ जमीन है, दूर दूर तक एक ईंट नजर नहीं आ रहा, एक पत्थर नजर नहीं आ रहा। हमको बोल रहा है यहाँ पर था वॉशरूम। हम बोले क्या बात करते हैं, यहाँ तो दूर दूर तक एक दीवार नजर नहीं आ रहा, वॉशरूम तो छोड़िए। बोला बाढ़ आया था, बाढ़ में बह गया। तो नदी होगा सामने, कोई है? कुछ नहीं था, फ्रॉडगिरी था। मतलब पैसा बस पैसा खा गया। वर्ल्ड बैंक को रिपोर्ट भेज दिया इतना टॉयलेट बन गए, 2-3 टॉयलेट का अलग अलग एंगल से फोटो खींच के भेज दिया। वर्ल्ड बैंक क्या घंटा समझेगा, रिपोर्ट तो किए। वर्ल्ड बैंक क्या घंटा समझेगा कि ये अलग टॉयलेट है वो अलग टॉयलेट है? नहीं। तो बस 20 टॉयलेट में 5 टॉयलेट बना, 15 टॉयलेट ही नहीं। तो ये हमको पता कैसे चला सर? जब आप फिजिकली जाके इंस्पेक्शन की। जी सर। तो दैट इज योर ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। तो ये 3 तरीके से रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्योर होता है। एनालाइजेशन कैसे होता है, ठीक है? इंफॉर्मेशन ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर यूज एज एन ऑडिट एविडेंस। तुम जो भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेगा ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्योर से, वो सब तुम्हारा ऑडिट एविडेंस की तरह काम करेगा। ऑब्वियसली सर, और क्यों कर रहे थे हम बैठ के, टाइम पास थोड़ी कर रहे थे हम। जाके हम क्या टॉयलेट इसलिए थोड़ी देखने गए थे कि हमको टॉयलेट करके आना था। हम बोला चलो टॉयलेट करके आना, दिखाओ काम पे। वो था इसलिए तो हम नहीं गया था ना, हम तो एविडेंस जुगाड़ने गया था कि ये हुआ है कि नहीं हुआ। काम हुआ है ना। अगर वो हमको दिखा देता 10 टॉयलेट का पैसा निकला, 10 टॉयलेट बना भी है, बस ठीक है, हम अपने रिपोर्ट में लिखते हैं इट्स ओके फाइन, सब कुछ सही जगह पैसा यूज हुआ है। नहीं तो लिखेगा नहीं हुआ। तो ये मेरे लिए एविडेंस है ना। तो वही तो बोला कि जो तुम रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्योर से जो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेगा वो तुम्हारा अल्टीमेटली ऑडिट एविडेंस होगा। यहाँ पे यही ज्ञान दिया। Information obtained by performing this assessment procedure and related activities may be used by the auditor as audit evidence to support the assessment of the risk of material misstatement. In addition, the auditor may obtain audit evidence about class of transaction. वही पुराना बात ज्ञान फिर लिया है। क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस, डिस्क्लोजर्स, इनके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन जुगाड़ेंगे, है ना? तो ठीक है सर। जी सर। अब यहाँ पे इसी से क्वेश्चन पूछा, जोजो लिमिटेड इज प्लानिंग टू लिस्ट ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेक्स्ट ईयर। अपने आप को लिस्टिंग कराना चाह रहे हैं। एज एन ऑडिटर ऑफ जोजो लिमिटेड आइडेंटिफाई एनी वन रीजन ऑफ इंक्रीज ऑडिट रिस्क ड्यू टू द लिस्टिंग ऑफ द कंपनी नेक्स्ट ईयर। तुमको क्या लग रहा है लिस्टिंग के कारण क्या एक एक्स्ट्रा रिस्क बढ़ जाएगा तुम्हारे यहाँ? सोचो सोचो।
ओके। सर शेयर मार्केट में पैसा लगने का फ्रॉड है या एरर? शेयर मार्केट में कंपनी लिस्टिंग होगा तो ये शेयर किन के पास जाएगा? जनरल पब्लिक के पास। तो इसमें कंपनी इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह वो सब कर सकता है ना, तो ये एक और रिस्क बढ़ जाएगा तुम्हारे पास। अच्छा। ऑन परसुइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जोजो लिमिटेड put on up to an audit, it is observed by the auditor that current ratio has improved from 1.2:1 in preceding year to 1.75 in the current year. कंपनी का करंट रेशियो बढ़ रहा है, मतलब करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होना इज अ गुड थिंग। जी सर। क्यों करंट रेशियो बढ़ना अच्छा क्यों है? सर लिक्विड मतलब डे टू डे लायबिलिटी चुकाने के लिए कंपनी के पास है ना लिक्विड कैश या एसेट्स है। वेरी गुड, क्योंकि करंट एसेट बढ़ रहा होगा इसका मतलब, क्योंकि रेशियो बढ़ रहा है मतलब करंट एसेट इंप्रूव हो रहे है ना। पहले मेरा 2 लाख बाई 1 लाख रहा होगा, अब 3 लाख बाई 1 लाख होगा, तभी तो ये बढ़ेगा। मतलब ऊपर वाला इंप्रूव हो रहा है, ऊपर वाला इंप्रूव हो रहा है मतलब करंट एसेट इंप्रूव हो रहा है। जी सर। तो आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आर बीइंग परफॉर्म बाय ऑडिटर। कौन सा टाइप का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है? रेशियो एनालिसिस करके वो 3 है ना, अभी तो 3 मेथड पढ़े हो। इंक्वायरी एक होगा आपका इंक्वायरी, एक होगा एक और आपका क्या नाम था प्रोसीड्यूर, एक होगा एनालिटिकल। प्रोसीड्यूर। अरे रुक जा बाबा, इंक्वायरी, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। तो तीनों में से कौन सा काम किया है ये ऑडिटर? पुत्र बाबू ये आंसर होना चाहिए, ये आंसर गलत करोगे तो मतलब लैक ऑफ कंसंट्रेशन गिनेंगे हम इसको। बताओ तीनों में से कौन सा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फॉलो किया ऑडिटर? रेशियो एनालिसिस करके, हम एकदम शॉर्ट में बात बोल दिया है। रेशियो एनालिसिस करके कौन सा रिस्क असेसमेंट? सी वाला नाम है भाई, बोलिए तो सी वाला तुम्हारा है ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन, और बी वाला है तुम्हारा एनालिटिकल, ए वाला है इंक्वायरी। बी होगा। हाँ सही है, तुम एनालाइज कर रहे हो बेटा। बी होगा। हाँ रेशियो ट्रेंड, अभी तो पढ़े थे ऊपर, ये देखो हम वर्ड भी बोला किया था, हम कहाँ गए? एनालिटिकल में 2 वर्ड बोला किया था, रुको जहाँ पे वो वर्ड था नहीं तो, हम कहीं एक वर्ड किया था, वो ट्रेंड और वो रेशियो, ये 2 वर्ड था कहीं पे करने वाले बोले थे। अब बोले उसकी तरह तुम तो बोला आपने। हाँ वो वर्ड कहीं पे तो गया, कहीं गया पता नहीं, ठीक है मार्क नहीं किया होगा। यहाँ पे 2 काम का वर्ड है, इसमें हम ट्रेंड चेक करते हैं, हम रेशियोज निकालते हैं, हम डेटा को एनालाइज कर रहे हैं भैया, सीधा सा बात। डेटा एनालाइजेशन ही एनालिटिकल है, एनालाइजेशन एनालिटिकल एक ही बात है भाई भाई है। चलो ठीक है सर, अगला टॉपिक पे आ जाओ, मटेरियलिटी। सर अगेन एक ऐसा वर्ड जो ऑडिटर की जिंदगी में उसका पीछा नहीं छोड़ता। ट्रू एंड फेयर मटेरियलिटी, ट्रू एंड फेयर मटेरियलिटी, मिसस्टेटमेंट, यही सब वर्ड चलता है। मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है? सर एक बार हम लोग पढ़ते हैं मटेरियल, सर वो अकाउंट्स वाला मटेरियल का यहाँ पे बात नहीं हो रहा, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, इनका बात नहीं हो रहा है, ठीक है, इनका बात नहीं हो रहा है। तो सर किसका बात हो रहा है वो बोलिए ना, क्यों टाइम पास कर रहे हैं? बोलो मटेरियलिटी मतलब क्या होता है आपका? ऐसा कोई भी आइटम या चीज जो मान लीजिए कुछ उसमें कुछ इंक्रीज डिक्रीज हुआ तो बाकी भी कोई आइटम में वो उसको इफेक्ट दिखाएगा। नहीं, थोड़ा राइट लेकिन 90% गलत। तुमने की बात छोड़ के गोल गोल घूम के आगे तक चला गया। तुम ये बातें लिखोगे अच्छा है, लेकिन ये बात अगर बिगिनिंग में लिख दोगे ना तो टीचर समझ जाएगा तुम थोड़ा फेंका फाकी के मूड में हो और नंबर देना पाप है। मटेरियलिटी का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। हाँ, अब इंपॉर्टेंट किस सेंस में? सर ऐसा इंपॉर्टेंट जो आपके बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन एंड डिसीजन मेकिंग को इंपैक्ट कर सकता है। हम 3 बात बोला है यहाँ पे। मटेरियलिटी का मतलब ट्रांजेक्शन और एनी आइटम इट्स सो इंपॉर्टेंट दैट इट कैन इफेक्ट योर फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब प्रॉफिट लॉस पे इंपैक्ट कर सकता है, एंड योर डिसीजन मेकिंग।
ये अगर 3 बातें लिख सकते हो, उसके बाद ब्ला 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 50 बात लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, मटेरियलिटी ऐसे 320 बताता है। मटेरियलिटी का मतलब क्या है, कोई भी चीज का मिसस्टेटमेंट या कोई भी चीज का ओमिशन, छूट जाना या गलत दिखाना, है ना। मिसस्टेटमेंट मतलब गलत और ओमिशन मतलब छूट जाना, विच इज कंसिडर्ड टू बी मटेरियल। या मटेरियल वर्ड की जगह एक बार इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ो, विच इज कंसिडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट इफ दे इंडिविजुअली और एग्रीगेट, मतलब अकेला या किसी के साथ मिलके। इसको हम एक्सप्लेन करेगा अगले 2 मिनट में। इंडिविजुअली या किसी के साथ मिलके रीजनेबली एक्सपेक्टेड चांस है कि वो तुम्हारे बिजनेस के डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करेगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी इन्फ्लुएंस करेगा। तो ऐसा कोई चीज छूट जाना या गलत हो जाना जिसका या तो वो अकेला या किसी के साथ मिलके इंडिविजुअली या एग्रीगेट में तुम्हारे डिसीजन मेकिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंपैक्ट कर सकते हैं। जी सर। अब एक एग्जांपल सुनना, मजा आ जाएगा। इंडिविजुअली और एग्रीगेट में, ठीक है सर, एडवर्टीजमेंट का एक 5 लाख का बिल है जो नहीं मिल रहा है, लेकिन अकाउंट्स में एंट्री दिख रहा है, या अकाउंट्स में एंट्री करना भूल गए, जो भी है एंट्री दिख रहा है, ऐसा कोई खर्चा हुआ नहीं लेकिन अकाउंट्स में दिख रहा है, या फिर ऐसा कोई खर्चा हुआ लेकिन अकाउंट्स में नहीं दिख रहा है। हो गया ना मिसस्टेटमेंट और ओमिशन दोनों में से कोई एक, मतलब इस सिचुएशन में ये तुम्हारे बिजनेस को, फाइनेंशियल पोजीशन को इम्पैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, ऑब्वियसली करेगा। सर नेट प्रॉफिट सॉलिड बढ़ जाएगा या नेट प्रॉफिट सॉलिड घट जाएगा? अगर गलत दिखाए हैं तो सॉलिड घट जाएगा, और गलती से नहीं दिखाए हैं तो सॉलिड बढ़ जाएगा। तो सर टैक्स मेकिंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सर टैक्स ज्यादा टैक्स या कम टैक्स, चाहे ज्यादा टैक्स दे दिए तो डायरेक्ट इम्पैक्ट दिख रहा है बिजनेस के पोजीशन पे, और अगर कम टैक्स दे दिए तो बाद में फाइन पेनल्टी के रूप में लंबा चूना लगने का चांस या डर, रिस्क। ठीक है, तो ये हुआ इंडिविजुअली, अकेला इम्पैक्ट कर गया एक बिल। अब हमें बोलते हैं मेरे 10 रुपया का ना बिल नहीं मिल रहा, या 10 रुपया का बिल का एंट्री छूट गया, नॉट मटेरियल, इमटेरियल। ठीक है, सही जवाब। लेकिन अभी इसी देख, ऐसा 1 लाख बिल नहीं मिल रहा, 10 रुपए के 1 लाख बिल नहीं मिल रहे। तब तो सर बहुत बड़ा डिसीजन हो जाएगा। 10 लाख। हाँ, तो इसीलिए वहां पे डेफिनेशन में वर्ड यूज किया ना, इंडिविजुअली या एग्रीगेट में। अकेला तो ये भी तो बोल सकते हैं ना। हाँ बोलो। मान लीजिए मेरे बिजनेस में, मान लीजिए मेरा नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस है, मेरा बहुत सारा एसेट है, मेरा मान लीजिए कैलकुलेटर भी है, तो वो भी तो मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना बाकी एसेट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। यानी तुम कैलकुलेटर को पीएल में डालेगा, कैलकुलेटर का खर्चा को एकदम। और यही अगर कैलकुलेटर की जगह वही एक बड़ा टैब या कंप्यूटर या लैपटॉप हो, कैपिटलाइज करेंगे उसको। वेरी गुड। यही तो हुआ मिसस्टेटमेंट। अगर तुम्हारे अकाउंटेंट को लगा कि कैलकुलेटर को वहां डाल देते हैं और कंप्यूटर को यहाँ डाल देते हैं, हाँ। इसीलिए अकाउंटेंट कई बार बोल देता है बेटा 5000 रुपए के अगर नीचे का कोई एसेट खरीद रहे हो तो उसको चुपचाप पीएल में डाल दो, चार्ज टू पीएल कर दो, उसको कैपिटलाइज करने का दरकार नहीं है। ये तुमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइस करता है ना। सर 5000 से कम का एसेट है, उसको आप डाल के पीएल में खत्म कर दीजिए, बार बार उसको हर साल डिप्रिशिएट करने का, माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। तो यही तो तुमको एज अ मैनेजमेंट डिसाइड करना है क्या चीज तुम्हारे लिए मटेरियल और क्या इमटेरियल है, और एज एन ऑडिटर तुमको ये देखना है क्या ये मटेरियल था कि इमटेरियल था। अब 10 रुपया का 2 बिल नहीं मिल रहा, तो मित्रों 10 रुपया का 2 बिल नहीं मिल रहा, तुम बोलेगा दूर भाड़ में, इसके लिए रिपोर्ट नहीं करेंगे हम अलग से। इसके लिए तुम तो ऑडिट रिपोर्ट में लिखिएगा क्या, ओ कंपनी इज नॉट शोइंग ट्रू एंड फेयर स्टेटमेंट। सर क्या होगा 10 रुपया का 2 बिल नहीं मिला, क्या है का मिसस्टेटमेंट, क्या हो जाएगा किसी का 20 रुपया चोरी भी करके। कोई अगर 20 रुपया मार दिया है उसका जिंदगी में क्या ही हो जाएगा। लेकिन सर यही अगर 10-10 रुपए के 1 लाख बिल गायब है तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा, हाई फिगर। हाँ, या 10-10 रुपए के झूठे 1 लाख बिल है, प्रॉफिट सॉलिड मारेगा। हाँ, तो ये सब चीजें तुमको देखनी होती है।
ठीक है, तो मीनिंग क्लियर है मटेरियलिटी का। तो मीनिंग में इसीलिए दो वर्ड को हम गोला किया था। इंडिविजुअली यानी वो अकेला इम्पैक्ट कर रहा है या एग्रीगेट यानी बहुत सारे आइटम के साथ मिलके इम्पैक्ट कर रहा है, तो दोनों ही देखना चाहिए। ठीक है, तो सर डेफिनेशन में कौन सा 4 वर्ड बहुत काम का था, 6 वर्ड बहुत काम का था सर? मिस स्टेटमेंट या ओमिशन, इंडिविजुअली या एग्रीगेट, और बिजनेस के डिसीजन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट करे। ये 6 वर्ड इस डेफिनेशन में बहुत काम के थे। ठीक है, एकदम। मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। चीजें मटेरियल है कि नहीं है, जब तुम ऑडिट प्लानिंग कर रहे हो कि ये चीज हमको डिटेल में चेक करना है, कि ये चीज ऊपर ऊपर से देख के निकल सकते हैं, ये तुमको एज एन ऑडिटर तुम्हारा जिम्मेदारी है ये प्लानिंग करते वक्त देखना कि ये चीज मटेरियल है कि इमटेरियल। तो कंसेप्ट ऑफ मटेरियल इज अप्लाइड बाय द ऑडिटर बोथ इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। जब प्लान करो तब भी तुमको ये जज करना है ये मटेरियल है कि नहीं, क्योंकि अगर ये मटेरियल है तो डिटेल में चेक करोगे, हो सकता है उसका एक एक बिल चेक करो। लेकिन अगर ये उतना मटेरियल नहीं है तो फिर उसका एक एक बिल नहीं चेक करोगे। तो ये प्लानिंग के टाइम में तुमको डिसाइड करना है, प्लस काम करते वक्त तो करना ही, और इवैल्यूएशन करते वक्त भी करना है। जब तुम फाइनल एनालाइजेशन दोगे तब भी तुमको देखना है कि ये चीज रिपोर्ट में डालें कि नहीं डालें। मतलब ये इतना बड़ा मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि छोटा मोटा मिसस्टेटमेंट है, इसको मत डालो। ठीक है, तो तुमको ये चीज जज करना है। इफ ऑन एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनी इन्फॉर्मिंग द ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, तुमको ऑडिटर रिपोर्ट में उसको डालना है कि नहीं डालना है, ये सब तुमको डिसाइड, यानी अल्टीमेटली तुम्हारा जिम्मेदारी है, अल्टीमेटली तुम्हारा ही जिम्मेदारी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ काम का बात यहाँ और कुछ उतना काम का बात नहीं है। देखो यहाँ पे पॉइंट में यही सब बात बोला है कि मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग ओमिशन आर कंसिडर्ड टू बी मटेरियल इफ दे इंडिविजुअली और एग्रीगेट। तुमको रीजनेबली लग रहा है कि ये इन्फ्लुएंस करेगा, वही देखो डेफिनेशन को दोबारा डिट्टो कॉपी करती है। ठीक है, लेकिन ये जजमेंट तुम्हारा है, ये बात हमको बोलना था। वो मटेरियलिटी है या नहीं है, ये तुमको एज एन ऑडिटर जज करना होगा, यही तो तुम्हारा काम है। तो देखो इन प्लानिंग द ऑडिटर मेक जजमेंट अबाउट द साइज ऑफ मिसस्टेटमेंट। तुम उसके साइज के हिसाब से डिसाइड करोगे ना मटेरियल है कि इमटेरियल है। वही वो बड़ा है, हाँ वो बड़ा है, हाँ भाई 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 2 कैलकुलेटर का एंट्री गायब है। ठीक है सर, हो सकता है नहीं 2 कैलकुलेटर का बिल नहीं मिल रहा लेकिन एंट्री गायब है, एंट्री किया हुआ है। ठीक है सर, हो सकता है, बिल खो ही सकता है, लेकिन 2 लैपटॉप का बिल गायब और उसका एंट्री है, बिल चाहिए। ठीक है, तो तुमको जब तुम ये जजमेंट करते हो तुमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो रिस्क है इसका नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट कैसा है। तुम कब ये ऑडिट कर रहे हो, किस नेचर का ऑडिट कर रहे हो, किस टाइमिंग पे ऑडिट कर रहे हो, ये मिस स्टेटमेंट कितना बड़ा है या कितना छोटा है, और ये तुम्हारे आगे के ऑडिट प्रोसीड्यूर को क्या इम्पैक्ट कर सकता है। अगर तुमको ऐसे बहुत सारे मटेरियल चीजें मिल रही है तो तुम आगे और डिटेल में फिर चेकिंग करना चालू कर दो, है ना। जी सर। हाँ हाँ, देखो यहाँ पे बोला था मटेरियलिटी डिटरमाइन व्हेन प्लानिंग द ऑडिट डज नॉट नेसेसरी। अच्छा ये बात देखो, अमाउंट वाइज खाली चीजों का बात नहीं होता, तो तुम खाली अमाउंट वाइज मटेरियल या इमटेरियल जज नहीं करते, नेचर, हाँ नेचर भी देखते हो, उस खर्चे का बहुत कुछ देखते हो। ठीक है ना, तो अगर कोई आइटम बिलो मटेरियलिटी भी है लेकिन तुमको लग रहा है इसको इवेलुएट करना चाहिए तो भी तुम उसको इवेलुएट कर सकते, लेकिन वो प्रैक्टिकली नहीं है पॉसिबल। ठीक है, ये सब ज्ञानबाजी हो गया और जहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ एक बात और, अब बात आता है सर हमको मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिला तो हमको उसको, मेरा स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि हम उसको डिस्क्लोज करें। ठीक है सर, इसीलिए तो कर रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे बोला एज पर डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट एनी आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर विच एक्सीड 1% ऑफ द रेवेन्यू। देखो बहुत काम का बात बता रहा है, एक ऑडिट करते समय ये बात बहुत बढ़िया चीज है जो चेक करना चाहिए। कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 बोलता है ये बात
क्या अगर कोई आइटम है इनकम या एक्सपेंडिचर का जो तुम्हारे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 1% से ज्यादा का फिगर है या फिर उसका वैल्यू 1 लाख से हायर है तो उसको अलग से डिस्क्लोज होना चाहिए। मतलब मान लो मेरा टोटल रेवेन्यू 40 लाख है। जी सर। 40 लाख का 1% कितना हुआ? 40,000। 40,000। तो 40,000 के ऊपर का अगर कोई भी खर्चा है तो वो अलग से डिस्क्लोज होना चाहिए अलग से। हाँ जी। लेकिन अगर ये तुम्हारा टर्नओवर 400 करोड़ है या 4 करोड़ है, चलो 4 करोड़ का तो 1% 4 लाख होता है। लेकिन तुम्हारा कोई फिगर अगर 1 लाख से भी ऊपर का है तो उसको भी अलग से डिस्क्लोज होना चाहिए। हाँ तो विच एवर इज हायर बोला है। ये बहुत बढ़िया एग्जांपल था। A company should disclose in notes to accounts share in the company held by each shareholder holding more than 5% of share। देखो कितना बढ़िया बात बोला। अगर कोई तुम्हारी कंपनी में 5% से ज्यादा का शेयर होल्ड करता है तो उसका नाम तुम्हारे नोट्स टू अकाउंट्स में अलग से होना चाहिए शेयर होल्डर के नाम पे। मतलब उनका भी एक लिस्ट बना के डालो वहां पे कि कौन कौन शेयर होल्डर है जो 5% से ज्यादा का शेयर होल्ड कर रहे हैं तुम्हारे। जी। तो ये सब बातें डिस्क्लोज होनी चाहिए क्योंकि बहुत मटेरियल पॉइंट है। ठीक है, लॉ में भी प्रिस्क्राइब्ड है। डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, ये पहले ही बोल दिया था कि द ऑडिटर डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल द मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, उसके जजमेंट पे इज अफेक्टेड बाय ऑडिटर्स परसेप्शन। तुम चीजों को कैसे देख रहा है, किस नजरिए से देख रहा है, उसी हिसाब से वो मटेरियल भी हो। कई बार 1 लाख रुपए का आइटम में मटेरियल नहीं है और कई बार 10,000 रुपए का आइटम में मटेरियल हो सकता है। हाँ। तो वो देखना, वो नेचर साइज के ऊपर। हाँ, तो जो भी है यानी ऑडिटर का परसेप्शन पे बात आ जाते हैं। तुमको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है, मेरे को लग रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो तुमको ये देखना पड़ता है तुम किस यूजर के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, उसके नजरिए से देखना पड़ता है। तो इट इज रीजनेबल फॉर द ऑडिटर टू एज्यूम दैट यूजर हैव अ रीजनेबल नॉलेज ऑफ बिजनेस। तो तुम जब कोई भी इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट कर रहे हो, तुम मान रहे हो जिसको ये रिपोर्ट जा रहा है उसको नॉलेज है बिजनेस का, प्रॉपर इकोनॉमिक एक्टिविटी वो समझता है। हाँ। उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रीजनेबिलिटी पता है। अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रिपेयर, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी समझता है, उसको अनसर्टेनिटीज का मेजरमेंट करना आता है और वो इकोनॉमिक डिसीजन ले सकता है। तुम ये बातें एज्यूम करके ऑडिट करते हो, तो इसी हिसाब से मान लीजिए, बोलो, एक कोई बहुत बढ़िया कंपनी है, ठीक है, अब कंपनी है या मान लीजिए बिजनेस है, तो मान लीजिए बहुत बढ़िया टर्नओवर बहुत ज्यादा है, इसके मान लीजिए इनकम टैक्स से सरचार्ज भी लगता है। अब उसके लिए सर सरचार्ज मतलब क्या 10,000 20,000 का भी तो कोई मैटर नहीं करता उन लोगों के लिए। अब मान लीजिए ऐसा एक केस हो गया जो 10,000 का एक बिल नहीं मिल रहा या कंपनी बदमाशी है तो छुपा लिया है, क्योंकि अगर वो बिल गया तो उसका सरचार्ज का परसेंटेज हाई हो सकता है, जिसके कारण टैक्स में भी ज्यादा लग सकता है। तो ये 10,000 तो परफेक्ट एग्जांपल कि सर फिगर छोटा है लेकिन मटेरियलिटी है। हाँ। सही बात, क्योंकि 50 लाख के ऊपर सरचार्ज हो जाते हैं। हाँ। तो सर वो 49,90,000 और है, तो 10,000 का जानबूझ के एक एक्सपेंडिचर का बिल डाल दिया। हाँ। ताकि वो 49 सपोज करो 50 लाख 10,000 रुपया मेरा हो रहा है, तो हम क्या किया उसको 20,000 के एक फालतू काम का बिल डाल दिया ताकि वो 40,90,000 पे आ जाए 49,90,000 पे और हमको सरचार्ज नहीं लगी। तो सर यहाँ तो 20,000 में मटेरियल होगी, टैक्स का बहुत बड़ा है। हाँ तो ठीक बात है, इसीलिए तो बोला ऑडिटर का परसेप्शन पे ही, सिर्फ फिगर पे नहीं जाएगा। मान लीजिए उतना ध्यान मतलब उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं दिया, तब क्या उसके ऊपर क्या ये जब बाद में पकड़ा जाएगा तो बोला जाएगा तुम ड्यू डिलिजेंस नहीं किया, प्रॉपर केयर नहीं किया। ठीक बात है, आएगा बिल्कुल, बात तो उठेगा। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, प्रैक्टिकली इट इज डिफिकल्ट फॉर ऑडिटर टू डिजाइन टेस्ट टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल मिसस्टेटमेंट। प्रैक्टिकली ऑडिटर के लिए कभी पॉसिबल नहीं है कि वो चीज़ों का टेस्टिंग इस तरीके से डिजाइन करे कि वो हर एक मिसस्टेटमेंट को पकड़ ले। इट इज लाइकली दैट मिसस्टेटमेंट आर मटेरियल इन एग्रीगेट, इट टेक अस टू द कंसेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। तुमको हमेशा ये देखना पड़ता है कि एग्रीगेट में चीज़ें कैसी इम्पैक्ट कर रही है, तुम इंडिविजुअली हर आइटम को जज नहीं कर सकता। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का मतलब क्या है?
अमाउंट और अमाउंट्स सेट बाय द ऑडिटर एट लेस देन मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर जब भी ऑडिट करने जाएगा, टाटा जैसा कंपनी में ऑडिट करने जाएगा जी। तो हम मान के चलेगा 10,000 के नीचे का बिल को नहीं देखना है, ये तुमको सेट करना पड़ेगा, लिमिट सेट कर लिया। हाँ, करना पड़ेगा, वरना तुम सारा बिल देखते देखते पागल हो जाएगा, खत्म ही नहीं होगा टाइम पीरियड का। तो उसको अपना प्रोबेबिलिटी का एक लेवल सेट करना पड़ेगा। जी सर। तो अगर वो उसको 10,000 के ऊपर का बिल जब वो देख रहा है तो उसको 11, 12, 15,000 का बिल में अगर बहुत गड़बड़ मिल रहा है तब फिर उसको नीचे के बिल पे भी जाना चाहिए, क्योंकि 10,000 के जस्ट थोड़ा सा ऊपर का बिलिंग में उसको गड़बड़ मिल रहा है। ठीक है ना। तो ये चीजें ऑडिटर के परफॉर्मेंस के ऊपर, ऑडिटर को इस तरीके से चीजों को परफॉर्म करना चाहिए। तो ऑडिटर एक अमाउंट का लेवल सेट करेगा, वो उसी हिसाब से बैलेंसेस को चेक करेगा। लेकिन अगर उसको लगता है कि नहीं थोड़ा ही ऊपर में गड़बड़ मिल रहा है तो वो नीचे जा सकता है। ठीक है, समझ गया। हाँ। डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी व्हेन प्लानिंग इन द ऑडिट। जब तुम ऑडिट का प्लान कर रहा है तभी तुमको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि तुम्हारा लेवल क्या सेट करेगा तुम। ये तो ऑब्वियस बात है सर, पहले से हमको वो लेसर अमाउंट सेट करना पड़ेगा ना कि किसके नीचे हम नहीं जाएंगे। मतलब मेरे लिए ये अमाउंट, मेरे लिए यहाँ तक का अमाउंट इमटेरियल है, इसके ऊपर का अमाउंट मटेरियल है। तो 10,000 के नीचे का गड़बड़ मिले उसको इग्नोर करो, 10,000 के ऊपर का गड़बड़ मिले तो उसको रिपोर्ट करो। इम्पोर्टेंट तो हाँ, तो ये तुमको देखना पड़ेगा। तो यूज ऑफ बेंचमार्क इन डिटरमाइनिंग द मटेरियल फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। तुमको बेंचमार्क सेट करना पड़ता है। तो एसेट के लिए तुम अलग बेंचमार्क सेट करेगा, लायबिलिटी के अलग, इक्विटी शेयर्स के लिए अलग, रेवेन्यू के अलग, ऑपरेशन एक्सपेंसेस के लिए अलग। एक ही बेंचमार्क सबके लिए मत सेट कर देना, ठीक है ना। वेदर देयर इज एन आइटम ऑन विच द अटेंशन ऑफ द यूजर ऑफ पर्टिकुलर एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेंड टू बी फोकस्ड। तुमको किस किस आइटम पे फोकस करना है वो भी तुमको एक सेट करना पड़ेगा। सिर्फ खाली अमाउंट के लिए नहीं बोला, तुमको कौन कौन से आइटम को देखना है डिटेल में वो भी तुमको फोकस करना पड़ेगा। द नेचर ऑफ द एंटिटी, ये नेचर, ये एंटिटी के नेचर पे डिपेंड करेगा, उसका लाइफ साइकिल कैसा चल रहा है, उसके पिछले ट्रेंड्स में कौन सा आइटम बहुत इंपॉर्टेंट था, कौन सा खर्चा उसके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर बिजनेस का ऐसा कोई ना कोई खर्चा है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब स्कूल कॉलेजेस में स्टेशनरी एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। जी सर। लेकिन वही एक नॉर्मल ऑफिस में मान लो एक स्टील फैक्ट्री है, वहां पे स्टेशनरी का आइटम का कोई रेलेवेंस ही नहीं, कितना का खर्चा लग जाएगा। हाँ, वहाँ पे रजिस्टर पेन पेंसिल स्केल कितने रुपया का आ जाएगा। लेकिन वही स्कूल कॉलेज में स्टेशनरी बहुत इंपॉर्टेंट आइटम हो जाएगा। और सर अगर मान लीजिए स्टील के बिजनेस में अगर दिखा दे 10 लाख का स्टेशन तब तो सर प्रॉब्लम हाँ, तो वही तो बात आ गया ना, तुम उसके लिए बेंचमार्क सेट करेगा ना, तुम्हारा बेंचमार्क वोलेटाइल होना पड़ेगा। तो एंटिटी के ऊपर, वहां के सर्कमस्टांसेस के ऊपर तुम्हारा डिपेंड करेगा। तुम ऑब्वियसली बोलोगे ना एक स्टील फैक्ट्री में 10 लाख का स्टेशनरी बिल क्या कर रहा है, तो वो तो तुमको देखना पड़ेगा। तुम्हारे ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसका, टोटल एक्सपेंस पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसका, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसका, रेवेन्यू पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसका। तुम इन सब चीजों के हिसाब से बेंचमार्क बनाते हो, ठीक है। चूज एंड बेंचमार्क रेलेवेंट फाइनेंशियल डेटा। इन रिलेशन टू द चूज एंड बेंचमार्क रेलेवेंट फाइनेंशियल डेटा तुमको अरेंज करना पड़ेगा। तुम प्रायर पीरियड आइटम देखते हो, तुम पीरियड ऑफ डेटा फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल पोजीशन, उस पीरियड का रिजल्ट और पोजीशन के हिसाब से डेटा देखते हो। तुम फ्यूचर फोरकास्टिंग के हिसाब से डेटा को देखते हो। कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहे तो उन डेटा को पकड़ते हो। ये सब चीजों को तुम कंसीडर करते हो। ये ज्ञान भाई यहाँ पे और कुछ काम का नहीं है। ये देखो एक काम का बात बोला, मटेरियल लेवल और लेवल फॉर पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर। तुमको अकाउंट बैलेंसेस, डिस्क्लोजर्स, अलग अलग क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, इनके लिए मटेरियलिटी का लेवल सेट करना पड़ेगा। तो फैक्टर दैट में इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ वन और मोर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन या अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर फॉर विच द मिस स्टेटमेंट ऑफ लेसर अमाउंट
देन द मेटेरियलिटी, तुम जो मेटेरियलिटी का लेवल सेट की हो, लेकिन कुछ क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन है जिनके लिए जब तुम बोले हो कि एक्सपेंडिचर 10,000 के नीचे का नहीं देखेंगे, लेकिन तुम बोले हो ये सब खर्चों के लिए रूल नहीं चलेगा। लेट्स से तुम बोल रहे हो अगर प्रिंटिंग का खर्चा 10,000 के नीचे भी है तो वो भी देखेंगे, तो तुम ऐसे मेटेरियलिटी सेट करते हो क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन के हिसाब से, तो तुम एक ओवरऑल मेटेरियलिटी सेट कर लेते हो एक्सपेंसेस के लिए एक, लेकिन अब उन एक्सपेंसेस में भी तुम कुछ एक्सपेंसेस के लिए अलग क्लास कर सकते हो। जी सर। तो ये चीज यहाँ पे तो वेदर लॉ रेगुलेशन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, हाँ तुमको कई बार ये लॉ ही बोलता है ये चीज का अलग से रिपोर्टिंग होना चाहिए, तो उसका मेजरमेंट का फिर अलग तरीका होगा, अलग बेंचमार्क होगा, कंप्लायंस का पार्ट हो गया। जैसे रेम्यूनरेशन ऑफ द मैनेजर एग्जांपल में दिया, रिलेटेड पार्टी का ट्रांजेक्शन, उनके लिए तुम वो बेंचमार्क को नहीं लोगे, तुम बोल रहे हो 10,000 के नीचे का बिल नहीं देखेंगे, लेकिन कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो डायरेक्टर का एक और कंपनी है उसके साथ हो रहा है वो बिल सारा देखेंगे, उस बिल में लिमिट को नहीं देखेंगे क्योंकि वहाँ डायरेक्टर रिलेटेड पार्टी है। हाँ। हो ही सकता है ना, तो ये चीजों को बोले तो, और जो की डिस्क्लोजर्स है जो कोई एक बात तुमको करना ही है जिनका डिस्क्लोजर, जैसे एग्जांपल दे रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी में इसका अलग से डिस्क्लोजर होना पड़ेगा, इसको तो फिर डिटेल में देखना पड़ेगा, इसको तुम बेंचमार्क के हिसाब से नहीं देख सकते, वहां तो 1,000 रुपए का बिल को भी एक बार चेक करना पड़ेगा। Whether the attention is focused on particular aspect of the entity's business that separately disclosed in the financial statement, like case of newly acquired business, तुम्हारा एक नया बिजनेस खरीदे हो तुम किसी और बिजनेस को और उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने बुक्स में मिलाए हो, उसको हो गया। उसके लिए परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट किया तो उसका हर एक आइटम को देखना पड़ेगा अब तुमको। अगला हेडिंग बोला रिवीजन इन मेटेरियलिटी लेवल एज द ऑडिट प्रोग्रेस। ऑब्वियस बात है सर, जैसे जैसे ऑडिट आगे बढ़ेगा अगर हमको लगता है कि हमको मेटेरियलिटी का लेवल कम करना चाहिए या बढ़ाना चाहिए तो तुम कम या बढ़ाओगे तो ही। हम बैठ के सोचा तो 10,000 के नीचे का एक्सपेंडिचर को इग्नोर मारेगा, ठीक है, लेकिन हमको लग रहा था 12-15 हजार का बिल में भी कोई कुछ भी नहीं मिल रहा हमको, तो फिर ठीक है ना 15,000 को हम बेंचमार्क बना दिया नया, या हम 8,000 को नया बेंचमार्क बना दिया, सर ये पॉसिबल है। तो मेटेरियलिटी को तुम मेटेरियलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल मतलब ओवरऑल देखते हो, मे नीड टू बी रिवाइज्ड, उसको रिवाइज करना पड़ सकता है क्योंकि तुम्हारा सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं, तुमको नया कुछ एविडेंस मिला जिसके कारण तुमको लगता है नहीं ये चीज को तो हम पहले सैंपल बेसिस पे देखने का सोचे थे या 10,000 के नीचे का बिल नहीं देखने का सोचे थे, बट इसमें तो देखना पड़ेगा, तो तुमको अपना हो गया 8 जगह बहुत सारा फ्रॉड बिल्स है। हाँ, तो तुमको अपना बेंचमार्क को चेंज या मेटेरियलिटी के लेवल को चेंज करना पड़ेगा ताकि तुम्हारा एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट पे गलत इम्पैक्ट ना हो। तुम जो एंटिसिपेट किए थे कि इस पीरियड में हमको ज्यादा बिल गड़बड़ मिलेगा, उस पीरियड में सब बिल ठीक मिल रहा है तो दूसरा पीरियड को तुमको अपना बेंचमार्क बनाना पड़ेगा। क्वार्टर। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेटेरियलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको जो भी बात मटेरियल मिले द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन शैल इंक्लूड द फॉलोइंग अमाउंट एंड द फैक्टर्स कंसीडरिंग देयर डिटरमिनेशन। तुम क्यों उस आइटम को मटेरियल इम्पैक्ट माना और क्यों नहीं माना, उसका रीजन और वो अमाउंट तुम्हारे डॉक्यूमेंट में रिकॉर्डेड होना चाहिए, ठीक है। तुम अलग अलग क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए कौन सा मेटेरियलिटी का बेंचमार्क सेट किए थे, तुम मेटेरियलिटी परफॉर्मेंस कैसे किए, इसमें रिवीजन अगर किए तो फिर क्या रिवीजन हुआ, तुम्हारा नया चेंजेस क्या हो गया बेंचमार्क में, तो ये सब तुमको देखना। मेटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। द कंसेप्ट ऑफ मेटेरियल इज अप्लाइड बाय द ऑडिटर बोथ इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट and in evaluating the effect of identified misstatement on the audit and uncorrected misstatement, if any of the financial statement informing the opinion of the auditor's report। आगे वहाँ पूरा पैराग्राफ में केवल बताया मेटेरियलिटी क्या होता है, ठीक है। अब आता है मेन काम का बात। इन कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर आर टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस whether the financial statement as a whole are free from material misstatement or not। फ्रॉड या एरर के कारण कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, यही तो तुम्हारा मेन लॉजिक होता है ऑडिट करने का।
तुम इन्हीं के ऊपर ओपिनियन देते हो। तो अगर तुम्हारा मटेरियलिटी का लेवल ही गलत बन गया, या तुमको जो लगा मटेरियल है वो मटेरियल नहीं था, और तुमको लगा जो मटेरियल नहीं है वही मटेरियल निकला, तो तुम्हारा यहाँ पे ऑडिट गलत हो जाएगा। इस बात का रिस्क है। ठीक है। ठीक। और अगर तुमको ऐसा कोई मटेरियल में ऑडिट रिस्क मिलता है तो तुमको उसको अलग से रिपोर्ट करना चाहिए। ये करेंगे। मेटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क का कंसीडर थ्रू आउट द ऑडिट, और ये पूरे ऑडिट के दौरान तुमको देखना है। जब तुम आइडेंटिफाई कर रहे हो, एसेस कर रहे हो रिस्क को, तब भी तुमको ये देखना है ये मेटेरियलिटी है या नहीं, और तुम्हारे ऑडिट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तुमको अपने ऑडिट पे भी उसका इम्पैक्ट देखना है, तुम्हारे ऑडिट प्रोसीड्योर के हिसाब से उस पर क्या इम्पैक्ट होगा वो भी देखना है। मतलब तुमको ये भी ध्यान रखना है कि तुम्हारे ऊपर कल को कोई उंगली ना उठा दे, तुम्हारा ऑडिट ही कहीं रिस्की ना हो जाए। तो ये बात भी तुमको ध्यान रखना है जब तुम ऑडिट का मटेरियलिटी का लेवल सेट कर रहे हो। ठीक है। देखो जैसे हमें क्वेश्चन दिया, वन ऑफ द टीम मेंबर ऑफ ऑडिटर ऑफ हाईली कैपेबल लिमिटेड वाज ऑफ द व्यू दैट मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क आर ओनली कंसिडर्ड एट प्लानिंग स्टेज ऑफ एन ऑडिट कमेंट एज एन ऑडिटर। नहीं सर, सिर्फ प्लानिंग स्टेज पे नहीं होता, और दो भी स्टेज है मेरा। वो तो हाँ। क्या क्या है सर? प्लानिंग के टाइम में मटेरियलिटी सेट करते हैं, जब हम ऑडिट प्रोसीड्यूर को परफॉर्म कर रहे हैं तब भी हम मटेरियलिटी पे ध्यान देते हैं, एंड जब इवेलुएट करते हैं फाइनली तब भी मटेरियलिटी। तो 3 लेवल है जहाँ पे हम ध्यान देते हैं, सिर्फ प्लानिंग स्टेज पे नहीं। तो देखो, द कंसेप्ट ऑफ मटेरियल अप्लाइड बाय द ऑडिटर बोथ इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट एंड इन इवेलुएटिंग डिफेक्ट। तो सिर्फ एक पे नहीं, रिवाइज वाला कांसेप्ट आता ही तो नहीं ना। हाँ, तो 3 टाइम तुम मटेरियलिटी को इम्पैक्ट को देखते हो। नेक्स्ट वाला क्या बोला है? CA राजा is auditor of Buildwell Forging Private Limited, having a revenue of 25 crore. The company has been sanctioned a term loan of 50 lakh from a bank. However, at the end of the year, only 1 lakh was availed due to delay in procurement of asset. The financial statement of the company do not disclose nature of security against which the loan has been taken. तो एक कंपनी है जिसका तुम ऑडिटर है, वो कंपनी का रेवेन्यू हुआ 25 करोड़ का, वो कंपनी को लोन सैंक्शन हुआ 50 लाख का फ्रॉम बैंक, लेकिन एंड ऑफ द ईयर क्या पता चला, ओनली 1 लाख वाज अवेल। कंपनी 1 ही लाख अवेल कर पाया क्योंकि एसेट खरीदने में देरी हो गया था। और ये बात को कंपनी ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज नहीं किया कि कौन वो जो एसेट खरीदा है उसके अगेंस्ट में, वो जो लोन लिया है उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी क्या गिरवी रखे। तो शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्स डिस्क्लोजर इन द रिस्पेक्ट वेदर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ नेचर ऑफ सिक्योरिटी इज मटेरियल फॉर ऑडिटर। यस इट इज ऑब्वियसली सर। हाँ। नेक्स्ट टॉपिक आएगा अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। ये बड़ा टॉपिक है, तो लिखना पड़ेगा, लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा हाथ में, एकदम लिख नहीं रहा ऑडिट। जैसे लॉ करते तो फिर भी करना पड़ेगा तो याद रहेगा। इंटरनल कंट्रोल से पहले तक का खत्म कर लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। ऐसे 315 बोलता है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। जब तुम रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करते हो या एसेस करते हो तो तुमको पहले बिजनेस के एंटिटी को समझना पड़ेगा, रेलेवेंट इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा, किस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, ये समझना पड़ेगा उसके ऊपर कौन सा रूल रेगुलेशन एप्लीकेबल है, ये समझना पड़ेगा उसके ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन सा इफेक्ट कर सकता है, और उसके ऊपर कौन कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है, मतलब कौन कौन सा फॉर्मेट उसको बनाना पड़ेगा। ये 5 बातें तुमको। नंबर 1, कौन सा इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, स्टील है, रबर है, खाने का इंडस्ट्री है कि कपड़ा का इंडस्ट्री है, कि उसके ऊपर कौन सा रूल रेगुलेशन एप्लीकेबल है, उसके एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से है जो उसके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, और नंबर 4 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा फॉलो करते हैं। ये 4 बातें तुमको समझनी बहुत जरूरी है जब तुम एक एंटिटी को ऑडिट करने जाते हो।
यहाँ पर ये ज्ञान दिया है और तो कुछ नया ज्ञान दिया नहीं है। तो ये हेडिंग से ही काम कर रहा। अब एक नंबर बात तुमको क्या बोला, ये नंबर कि तुम ये समझते हो एंटिटी के बारे में, ठीक है। ये पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर ये 4 बातें ब्रेन में। इसके अलावा तुमको नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन समझना पड़ेगा। कब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है एंटिटी, ठीक है। उसका ओनरशिप किसके पास है और कौन उसका डे टू डे गवर्नेंस संभालता है। किस टाइप का इन्वेस्टमेंट है एंटिटी का, एंड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट एंटिटी मेकिंग, कहाँ वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। हाँ ठीक है। द वे द एंटिटी स्ट्रक्चर, कौन सा एंटिटी का स्ट्रक्चर क्या, उसको फाइनेंस कहाँ से मिला हुआ, वही तो इक्विटी प्रेफरेंस जो तो ये सब तुमको एंटिटी के बारे में समझना पड़ेगा। अच्छा ये वाला पॉइंट एक बार देखा चाहिए तो एक ये तो बोलो। रिबन इंडस्ट्री अच्छा रेगुलेटरी है इसको हम हाँ ठीक है, इसमें फोकस क्या होगा, कैसा एफआरएस फॉलो होगा, एप्लीकेबल, ठीक है। ये उनका तुमको देखना है। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल दिया, बोला एग्जांपल ऑफ मैटर दैट ऑडिटर मे कंसीडर व्हाइल ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द एंटिटी। क्या क्या बातों को ध्यान दोगे, तो देखो बिजनेस ऑपरेशंस, मतलब किस नेचर का रेवेन्यू कमाता है ये लोग, क्या प्रोडक्ट या सर्विस का काम करता है ये लोग, डे टू डे काम करता कैसे है, कहाँ इनका लोकेशन है, इनकी की कस्टमर कौन है, की सप्लायर कौन है। इन्वेस्टमेंट मतलब वो लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना करते हैं, वर्किंग कैपिटल में कितना लगाते हैं, फिक्स कैपिटल में कितना लगाते हैं, कौन कौन सा एसेट को एक्वायर करते हैं, उनका मेजर सब्सिडियरी कौन है, उनका अकाउंटिंग प्रिंसिपल कौन सा फॉलो होता है, वो लोग रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। ये सेट पढ़े थे ना रेवेन्यू रिकॉग्निशन, क्या बोलता है वो, जैसे हम एग्जांपल में याद दिलाते हैं कि जनरली कोई कोई एंटिटी ऐसा होता है जिसमें माल बेचे हो तुरंत एंट्री कर लो, उसको सेल मान लो। लेकिन कोई कोई एक्टिविटी ऐसा भी होता है जिसमें जब तक कंफर्म नहीं हो जाओ तब तक सेल मत मानो, जैसे सेल ऑन अप्रूवल में। वही बोलने जा रहा या जैसे हम तुमको एग्जांपल देते हैं, हम तुम्हारे यहाँ 4 रात गाने का प्रोग्राम में हम बोले हम गाएंगे पर नाइट 10,000 लेंगे, तो हम जितना नाइट गा लिए हमको उतना के रेवेन्यू बुक करना चाहिए। पहला नाइट गाना गा लिए, पहला नाइट का 10,000 हम रेवेन्यू मान लिए कि मेरा मिला या नहीं मिला वो ठीक है, लेकिन हम मान लिए ये मेरा रेवेन्यू बुकिंग हो गया, इसको सेल्स में लिख लो। अब तक सेकंड थर्ड फोर्थ नाइट गाए नहीं है ना, उसको मत लिखो, क्या पता आपका गला खराब हो गया, क्या पता वो प्रोग्राम ही नहीं हो पाया, आपको पैसा नहीं मिला आपके कारण। इसके बाद हाँ तो कुछ चीजें वैसे रिकॉग्नाइज करनी चाहिए, तो कुछ चीजें एक्रूअल बेसिस पे, कई जगह सेल्स को एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, उधार में भी रिकॉर्ड करते हैं, और कई जगह कैश बेसिस पे भी करना पड़ता है। जैसा हम तुमको एशिया का ट्यूशन पढ़ा रहे तो तुमसे मंथली फीस लेगा अगर, तो हम उसको हर महीना जब पढ़ा लेंगे पूरा, तब सेल रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और केवल उसी मंथ का करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यही हम तुमको जैसे बोला कि तुम्हारा ओवरऑल ऑडिट का इतना फीस, एसएम का इतना फीस, तो दैट मीन्स हम ओवरऑल एक बार में बात कर लिया, तो हमको सेल्स एक बार में बुक कर लेना चाहिए। तो ये भी तुमको समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करता है। तुमको ये समझना पड़ेगा एंटिटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके स्ट्रेटेजीज क्या है बिजनेस करने का, उसके बिजनेस में क्या क्या रिस्क हो सकता है। तो ये खाली हेडिंग्स को देखो, पैराग्राफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया कि इंडस्ट्री डेवलपमेंट, a potential related businesses might be, for example, that entity does not have personnel or expertise to deal with the changes in the industry। ये एक टाइप का रिस्क हो सकता है ना कि तुम्हारे पास वैसा स्टाफ या एक्सपर्ट नहीं है जो इंडस्ट्री में कोई भी अचानक चेंजेस आए तो उसको कोप अप कर सके, तो ये बिजनेस में रिस्क है। बहुत बढ़िया। तुम एक नया प्रोडक्ट या नया सर्विस लॉन्च की हो, तो जरूरी नहीं है तुम्हारा क्या बोला, पोटेंशियल रिलेटेड बिजनेसेस माइट बी दैट देयर इज इंक्रीज प्रोडक्ट लायबिलिटी। तुम्हारा प्रोडक्ट बना और बिका नहीं, नया प्रोडक्ट है ना, नहीं भी बिक सकता है। एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, अगर तुम बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हो तो हो सकता है तुम जो नया लाइन ऑफ बिजनेस चालू करो उसका डिमांड ही नहीं है मार्केट में अब, और या तुम डिमांड को ठीक से एस्टिमेट नहीं कर पाए, ये सब रिस्क होता है। 5वां बात समझना चाहिए एंटिटी के बारे में, मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस।
वो हर साल या पिछले साल तक कितना कमा रहा था, उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, क्या क्या एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर रहता है उसका कमाई के ऊपर, कैसे मैनेजमेंट अपने आप को मोटिवेट करता है उस प्रेशर से बाहर आने में, कैसे अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहा है। मतलब मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस को देख रहे तुम, मैनेजमेंट कैसे काम करता है। ठीक है जी सर। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, वाई अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज एनवायरमेंट इज सिग्निफिकेंट। क्योंकि तभी तुम अपना ऑडिट को प्लान कर पाओगे, किस चीज को कितना डिटेल में देखना है, कौन से एरिया पे स्पेशल अटेंशन देना है, क्लाइंट का बिजनेस को अगर, हाँ तो ये चीज तुम तभी जान के पाओगे, बहुत बड़ा फैक्टर है। प्रॉपर ऑडिट तभी कर पाओगे। तो ये फालतू का ज्ञान का आंसर था। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, अगेन एक ज्ञानबाजी का आंसर। तुम केवल एक बार जजमेंट नहीं ले सकते, तुमको हर समय उसके बिजनेस को समझते रहना पड़ेगा जैसे जैसे तुम्हारा ऑडिट आगे बढ़ेगा। तुम एक बार में सब कुछ समझ के ऑडिट स्टार्ट नहीं कर सकते ना, नहीं डायनामिक है। तुमको लगा उसका इंटरनल कंट्रोल ठीक ही है, लेकिन तुम जैसे जैसे काम आगे किया तुमको पता चला कि वहां पे इंटरनल कंट्रोल ठीक नहीं है। तो ये इसीलिए बोला कि ये कंटिन्यूअस डायनेमिक प्रोसेस है जो चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। हर समय तुमको कुछ नया नया सीखने मिलेगा, नया नया एंटिटी के बारे में आइडिया मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया था, ऑडिटर ऑफ एबीसी टेक्सटाइल इज चॉक आउट ऑडिट प्लान विदाउट अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज बिजनेस सिंस ही हैज कैरिड आउट मेनी ऑडिट ऑफ टेक्सटाइल कंपनीज। उसको लगा हम टेक्सटाइल कंपनी का पहले भी बहुत ऑडिट किए हैं, तो ये भी एक टेक्सटाइल कंपनी जो है इसके बिजनेस को क्या अलग से समझना है। अब उसके लिए कोई एंटिटी को समझने का कोशिश ही नहीं किया जब ऑडिट प्लानिंग चालू किया। उसको लगा इसका बिजनेस को अलग से समझना जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो पहले से ही इस टाइप का इंडस्ट्री का ऑडिट किया हुआ है। क्या ये उसका सोचना सही है? गलत है सर, गलत है, क्योंकि ऐसे वो ऑडिट करेगा सबसे उसको हर ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटरनल कंट्रोल का तरीका अलग होता है। नहीं, यहाँ तुम बात नहीं समझा, यहाँ ये बोलना चाहता है तुम करके आए रिलायंस का ऑडिट। हाँ समझ। ठीक है, रिलायंस कपड़ा बनाता है, तुम रिलायंस का ऑडिट किए। मान लो तुम बाटा का ऑडिट किया, बाटा जूता बनाता है, लेकिन अब तुम अगर एडिडास का ऑडिट करने जा रहे हो तो जूता तो वो भी बनाता है, लेकिन बेटा जी उसके बिजनेस करने का तरीका में बहुत फर्क हो सकता है। क्योंकि अब एग्जाम में क्या लिखोगे कि क्यों, तो बोलोगे हर कंपनी का इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम अलग होता है और ऑडिट करना एक कंटिन्यूअस और डायनेमिक प्रोसेस है, तो तुमको हर नया बिजनेस का समझना पड़ेगा। While auditing the books of accounts of heavy material, the financial year 2022, the team member of the auditor of heavy material limited shows no inclination toward understanding the business and business environment of the above mentioned company. एक ऑडिट का मेंबर है जिसको लगा दूर क्या मैनेजमेंट के सिस्टम को समझना बाढ़ में है, हम कर लेंगे ऐसी ऑडिट। इज द अप्रोच ऑफ टीम मेंबर ऑफ ऑडिटर करेक्ट? नहीं सर, हर बिजनेस का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग होता है। तो तुमको उसका एनवायरनमेंट समझे बिना काम नहीं कर सकते तुम, और वही रीजन दिया कि तुम स्पेशल चीज पे ध्यान नहीं दे पाओगे। तुमको यही नहीं पता होगा कि क्या चीज पे ज्यादा फोकस करें, तो प्लानिंग ही नहीं किया ना इसमें। हाँ, प्रिंस ब्लैंकेट नहीं प्लानिंग कर रहा है बिना एनवायरनमेंट को समझे, बात नहीं समझ रहे और मित्रों गलत आंसर करके आ जाओगे, गलत जगह जा रहे हो, माइन्यूट बात छूट रहा है मुंह से। प्लान किया बिना एनवायरनमेंट को एनालाइज के, बिना कंपनी को समझे। अच्छा, तो इसका प्रॉब्लम ये होगा कि वो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझे बिना काम किया। हर बिजनेस का एनवायरनमेंट अलग होता है, तो तुम ये ध्यान नहीं दे पाओगे कि मेजर फोकस कहाँ देना ऑडिट करते हो। अब एक स्कूल का ऑडिट करने गए हो तो वो कपड़ा से कितना कमाया, बुक से कितना कमाया वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फीस से कितना कमाया बहुत इंपॉर्टेंट है। कपड़ा और बुक का साल में एक बार कमाई जाता है उसके पास खाली, लेकिन फीस हर महीना आने वाला है। तो जब तक तुम यही नहीं समझ पाए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे मेजर इनकम सोर्स क्या होगा, तब तक तुम क्या ऑडिट का प्लानिंग करोगे। लास्ट आंसर आज के लिए, Prince Blanket is engaged in business of blanket. Its major portion of sale is taking place through internet. मतलब ऑनलाइन बेचता है। Advise the auditor how would proceed in this regard
एज टू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इन इट्स एनवायरमेंट। एंटिटी के एनवायरमेंट को समझने में किस बात पर फोकस करोगे? सर ऑनलाइन सेल पे ज्यादा फोकस करेंगे, सब्सटेंशियल टाइम ऑडिट का उस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि फिजिकल सेल कम है, ऑनलाइन सेल ज्यादा है, तो ऑनलाइन सेल को ज्यादा डिटेल में चेक करेंगे। तो एनवायरमेंट को समझिए। ये फालतू क्वेश्चन था।